ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख रहे थे मेरी आवाज सुनो और जान रहे थे कि मुस्लिम खवातीन के लिए कितनी जरूरी है तालीम। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुआशिरे में औरतों की हालात और उनके हालात सुधारने के लिए पूरे मुल्क में 1990 से ही कुछ लोगों ने और कुछ तंजीमों ने कोशिश करनी शुरू की। 1999 में पहली बार मुंबई के कुछ एक्टिविस्ट ने मिलकर मुस्लिम वीमेन राइट्स नेटवर्क बनाया, जिसका काम बड़े पैमाने पर मुस्लिम औरतों को उनके सामाजिक, आर्थिक और सियासी हक हकूक के बारे में उन्हें बताना था। इस बीच डॉक्टर सैयद सईदा हमीद की अगुवाई में मुस्लिम वीमेन फोरम भी बनाया गया। तो मैं बहुत काम करती हूँ वो है औरतों का मुद्दा और बच्चों का। उसमें आप जो स्ट्रगल है वो ये है कि औरतों और बच्चों को किसी एक हाशिए पे न डाल के उनको पूरे प्लान में उनको कैसे मेन स्ट्रीम कर दिया जाए, ताकि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, पावर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें हर एक में जेंडर का एक पार्ट होता है। इसके अलावा अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला समिति, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन तथा भारतीय महिला फेडरेशन जैसी कई तंजीम औरतों की तालीम को लेकर कई प्रोग्राम चला रही हैं। इन तंजीमों की हमेशा से यह कोशिश रही है कि कैसे मुस्लिम ख्वातीन की तालीम को लेकर मुल्क भर में अलख जगाया जाए, पर औरतों की तालीम के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा इनके अपने परिवार वाले ही बन रहे हैं। औरत जात को लेकर कौम को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। औरत की जिंदगी सिर्फ धर्म के दायरे में या सिर्फ परिवार के दायरे में नहीं होती। उसकी स्वास्थ्य की जरूरतें हैं, शिक्षा की जरूरतें हैं, खाने की जरूरतें हैं, नौकरी की जरूरतें हैं। तो आई थिंक मुसलमानों को और मुसलमान महिलाओं को अगर हम विकास के नजरिए से और विकास के दायरे में देखें तो बहुत सी शॉर्टकमिंग्स हैं और हमें बहुत कुछ अभी करना है। शहरों में रह रही मुस्लिम औरतों के हालात तो कहीं बेहतर भी हैं, पर छोटे कस्बों और गांवों में रह रही मुस्लिम ख्वातीन के लिए उनकी राह ज्यादा मुश्किल है। उन तक ना तो सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं और ना ही बदलती दुनिया की सच्ची तस्वीर। महिला की तालीम अगर हो जाए तो एक कहा जाता है कि एक परिवार की तालीम हो गई। बिहार, राजस्थान व मध्य प्रदेश जैसे हिंदी इलाकों में तो हालात और भी बदतर हैं। वहाँ हुकूमत द्वारा मुस्लिम औरतों की तालीम को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, सियासी ऐलान हो रहे हैं, पर सरकारी इंतजामात की रोशनी बमुश्किल ही मुस्लिम लड़कियों औरतों तक पहुँच पाती है। इन ख्वातीन की तो जैसे मुल्क के हुकूमत से बस यही इल्तिजा है। चीखों में ढलाती है जब सांझ सुबह, तब लिखती इतिहास किसी की खामोशी। ठहरी कश्ती तन्हा मांझी बैठा है, तूफान का एहसास किसी की खामोशी। आप देख रहे थे मेरी आवाज सुनो, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम कौम की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं और कौम के मसाइल को दुनिया जहां की नजरों के सामने लाते हैं। अब बारी है अनसुने किस्से की, जिसमें मुल्क के सीनियर सहाफी जनाब सईद नकवी के गुजरे दिनों की कुछ हसीन लम्हों से हम वाकिफ होंगे। तो लीजिए पेश करते हैं अनसुने किस्से जनाब सईद नकवी की जुबानी। 1992 में गौरव ये हुआ कि नेल्सन मंडेला को रिलीज किया जाएगा। हमारी दोस्त थी अरुंधति घोष, फॉरेन मिनिस्ट्री में चुकू घोष, बहुत उन्होंने मेरी मदद की। अफ्रीका की देखभाल वो कर रही थी, अफ्रीका की इंचार्ज थी। उन्होंने कहा सईद मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम जाके इंटरव्यू करो। उन दिनों में हम लोगों ने रिकग्नाइज किया था साउथ अफ्रीका को, अपार्थाइड था। तो मैं गया था। ये विक्टर फेस्टर प्रिजन जो था केप टाउन के बाहर, वहां से मंडेला निकले, मैं वहां था। उसके बाद एएनसी ने इनको गायब कर दिया। ये कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम था। ये था कि रात भर ये कहीं और रहेंगे और सुबह फिर शायद एएनसी अनाउंस करे या ना करे। मुझे इत्तेफाक से इनसाइड न्यूज थी, एक साहब हुआ करते थे यूसुफ कचालिया, जो कि मोहम्मद कचालिया जो गांधी जी के साथ थे साउथ अफ्रीका में, उनके बेटे, बहुत नफीस, लाजवाब, जनरस, फयाज,
और इतना हेल्पफुल आदमी, वो मंडेला को जानता था। उसने साहब हमें बता दिया कि ये कहाँ हैं। ये ठहरे हुए थे आर्च बिशप डेजमंड टूटू के घर में केप टाउन में उस दिन, और इन्होंने मुझे अंदर कर लिया। सारी दुनिया का जर्नलिज्म बाहर और मैं अंदर। और जनाब उसने, मजे की बात ये थी कि जब पहली दफा डेजमंड टूटू ने नेल्सन मंडेला, जो कि 27 साल के बाद बाहर आ रहे थे, उनसे पूछा कि तुम क्या खाओगे, तो मालूम है उन्होंने क्या खाना स्पेशल मांगा? करी एंड राइस। सो करी एंड राइस वाज द स्पेशल, एंड देन आई इंटरव्यूड हिम। एंड अब इंटरव्यू कर लिया, दुनिया में सबसे पहले भेजें कैसे? सबके तो साहब वो भी वैन्स लगी हुई हैं, और सबके यहाँ नकवी साहब लो बैंड कैमरा और वो लिए हुए घूम रहे हैं कि इसको भेजें कैसे। यहाँ टेलीफोन किया, किसी के समझ में ना आए। आखिर में 20 दिन के बाद जब मैं वो लेके आया यहाँ, तब तक दुनिया में सब जगह छप चुका था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में उसको एक कू और एक स्कूप माना गया। अनसुने किस्से के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार, और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म कुली के एक अहम किरदार इकबाल से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। उस समय एक ऐसा दौर आया था जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो वो कोमा में चले गए थे और लगभग 2 मिनट के लिए उन्हें डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था।